हमें मूर्ति पूजक कहा जाता है, पर मुझे इस बात पर भरोसा है कि इस मूर्ति पूजा के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, या यूं कहें तो ये सरकार सबसे बड़ी लाभार्थी है। ये बात हम नहीं कह रहे। आज से 73 साल पहले देश की संसद में आचार्य कृपलानी ने ये शब्द पंडित नेहरू सरकार के लिए कहे थे। मई 1951। अभी देश के पहले चुनाव को शुरू होने में 5.5 महीने का वक्त बाकी था। संविधान को लागू हुए मात्र 16 महीने हुए थे और देश की संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश हो चुका था। संसद में तरह तरह की बातें हुई। किसी ने नेहरू के राज्य को डिक्टेटरशिप बताया, तो किसी ने कहा कि संविधान के साथ रद्दी के कागज जैसा बर्ताव न करो। यहां तक कि ये सवाल भी उठे कि बिना चुनी हुई नेहरू सरकार के पास संविधान को बदलने का नैतिक अधिकार है भी या नहीं। 16 दिनों की यह चर्चा गहमा गहमी और आरोप प्रत्यारोप से भरी हुई है। हालांकि 73 साल में देश में 105 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। नदियों में बहुत पानी बह चुका है। संसद की इमारत भी बदल गई, लेकिन नए संसद में भी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। 1 जुलाई भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पहले संवैधानिक संशोधन को याद किया और कहा कि नेहरू ने संविधान की आत्मा खत्म की। आखिर ऐसा क्या था इस संविधान संशोधन में जो 73 साल बाद भी ये मुद्दा उठ रहा है? आज के इस शो में जानेंगे इस संशोधन की डिटेल्स और साथ ही जानेंगे कि मई 1951 में संसद की उस डिबेट में क्या हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल तरीके से समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं संविधान संशोधन की जरूरतों को। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का तर्क था कि हमने जो शानदार संविधान बनाया था, बाद में वकीलों ने उसे अगवा करके उस पर कब्जा कर लिया। इसको समझने के लिए पहले ये जानिए कि पंडित नेहरू का लक्ष्य क्या था। जमींदारी प्रथा का खात्मा, पब्लिक सेफ्टी, बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देना। इन तीनों विषयों पर सरकार को कोर्ट की तरफ से दिक्कतें आ रही थी। एक एक करके तीनों को समझते हैं। जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के कुछ महीनों में पंडित नेहरू ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने और भूमि सुधार के लिए काम करने का फैसला किया। ये काम केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकारों को करना था। असल में संविधान ने राज्य और केंद्र के बीच विषयों का बंटवारा कर रखा है। इसके लिए संविधान की अनुसूची 7 में बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई है, व्यवस्था दी गई है। इसके मुताबिक राज्यों के पास लैंड रेवेन्यू यानी जमीन से होने वाली सरकारी आमदनी, जमीन के मालिक और किराएदार के बीच कौन सा कानून रहेगा, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 1950 से कानून बनने शुरू भी हुए थे। क्या था इन कानूनों में, ये भी समझ लेते हैं। जमींदारी उन्मूलन और खेतीहर मजदूरों के लिए कुछ सहूलियतें। 1952 में टाइम मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक इससे जमींदारों को नुकसान हो रहा था। खुद को बचाने के लिए उन्होंने देश में महंगे और काबिल वकीलों को हायर किया। इन वकीलों ने कोर्ट में दलील रखी कि संविधान में दिए गए राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन हो रहा है। देश में कानूनी सिस्टम का एक बेसिक रूल है, अगर विधानसभा या संसद से पास हुआ कोई भी कानून संविधान में लिखी हुई किसी बात का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित करके खत्म कर सकते हैं। ऐसे में नेहरू ने पहले संविधान संशोधन में कुछ नई चीजें जोड़ी, जैसे कि आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9वीं अनुसूची। आर्टिकल 31A के मुताबिक 5 कैटेगरी में बनने वाले कानूनों को अदालतें असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती थी। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण और सरकार द्वारा माइनिंग लीज में बदलाव। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर इन कैटेगरी पर कानून बनाने में किसी व्यक्ति के आर्टिकल 14 मिलने वाले बराबरी के अधिकार या आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि ये कोर्ट्स को इन कानूनों के ऊपर सुनवाई करने से बाधित नहीं करता है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि सरकार द्वारा किए गए अधिग्रहण के बदले मुआवजा देना होगा। यह तो बात हुई आर्टिकल 31A की। अब समझते हैं कि आर्टिकल 31B में क्या है। आर्टिकल 31B के मुताबिक 9वीं अनुसूची में जिन कानूनों को रखा जाएगा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कानून चाहे किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो। 9वीं अनुसूची को सिर्फ कानूनों को एक जगह लिस्ट बनाकर रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी को संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा बनाया। इसके मुताबिक कोर्ट को 9वीं अनुसूची में मौजूद किसी भी कानून को रिव्यू करने का
हक मिला, लेकिन इसकी कट ऑफ डेट 1973 ही रही। माने सुप्रीम कोर्ट 1973 के पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए उनका रिव्यू नहीं कर सकता। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 के IR कोयलो केस में भी दोहराया। ये तो बात हुई जमींदारी उन्मूलन और लैंड रिफॉर्म्स की। अब समझते हैं रिजर्वेशन को, आरक्षण को। ओरिजिनल संविधान में SC/ST या OBC रिजर्वेशन का जिक्र नहीं था। देश में SC/ST रिजर्वेशन को 1951 में पारित हुए पहले संवैधानिक संशोधन के साथ जोड़ा गया। इस मामले में आपने तमाम तर्क अब तक सुने होंगे, इसलिए आपको ये सब थोड़ा विस्तार में समझा देते हैं। संविधान में फंडामेंटल राइट्स पर एक नज़र डालनी होगी। आर्टिकल 14, इसमें क्या है? राइट ऑफ इक्वलिटी, यानी सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हैं। इसके अलावा आर्टिकल 15 और 16 भी हैं, जिसके हिसाब से देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जेंडर जैसी चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये कि अगर संविधान खुद कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, तो फिर रिजर्वेशन लागू कैसे हुआ? इसका जवाब भी इन्हीं 3 आर्टिकल्स में मौजूद है, आर्टिकल्स 14, 15 और 16। इसके हिसाब से हर व्यक्ति को 2 चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, यानी अमीर या गरीब सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। 3 लोग हैं, A, B और C। उन्हें एक दीवार के पार देखना है। दीवार की हाइट है मान लीजिए 5 फीट। अब A की हाइट है 3 फीट, B की हाइट है 4 फीट और C की हाइट है 5.5 फीट। इक्वलिटी ऑफ लॉ के हिसाब से आप सबको 2-2 फीट के बक्से दे दीजिए। इस पर चढ़ के वो दीवार के पार देख सकेंगे। लेकिन क्या तीनों को 2 फीट के बक्से की ज़रूरत थी? जवाब है नहीं। यहीं पर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के हिसाब से A जो 3 फीट का है उसे 2.5 फीट का बक्सा दीजिए, B जो 5 फीट का है उसे 1.5 फीट का बक्सा दे दीजिए और C तो पहले ही दीवार से पार देख सकता है क्योंकि उसकी लंबाई उतनी है। ऐसा करने से तीनों दीवार के पार देख पाएंगे। इस सिद्धांत को कहते हैं लाइक्स टू बी ट्रीटेड अलाइक, यानी सबको एक समान अधिकार तो मिले ही, लेकिन जो कमजोर है उसे समर्थ व्यक्ति के बराबर शुरुआत करने का मौका भी मिले। हालांकि इसमें एक पेच शामिल है, सरकार अपनी मर्जी से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं लगा सकती। इसके लिए सरकार को एक विवेकपूर्ण तर्क सामने रखना होगा ताकि जस्टिफाई हो सके कि किसे एक्स्ट्रा मदद दी जा रही है और किस आधार पर दी जा रही है, क्यों दी जा रही है। सरकार को ये तय करना होता है। ये सब हुआ आर्टिकल 14 की बात में। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 के तहत देश में कोई भी सरकार या सरकारी संस्था देश के नागरिकों के साथ 5 क्राइटेरिया पर भेदभाव नहीं करेगी। ये 5 क्राइटेरिया हैं कौन से? धर्म, जाति, जेंडर, जन्म स्थान और नस्ल। यह आर्टिकल हालांकि कुछ मामलों में सरकार को छूट भी देता है। मसलन देश में महिलाओं और बच्चों के फायदे के लिए स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं और इसे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं माना जाता। यह तो थी ओरिजिनल संविधान की बात। इसके बाद इसमें पहले संशोधन के जरिए कुछ नई चीज़ें भी जुड़ी, उस पर लौटेंगे। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 16 को समझना होगा क्योंकि इन बदलावों का जो संबंध है वो आर्टिकल 16 से भी है। आर्टिकल 16 यह आर्टिकल सरकारी रोजगार और नियुक्ति के मामले में लागू होता है। यह आर्टिकल भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं को यह आदेश देता है कि देश में सभी को समान मौका दिया जाए। इस आर्टिकल के तहत रोजगार और नियुक्ति के मामले ऐसे 7 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कौन से हैं ये 7 क्राइटेरिया? धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी व्यक्ति का निवास स्थान और डिसेंट माने व्यक्ति किस परिवार से आता है। इस आर्टिकल में भी पहले संविधान संशोधन के जरिए क्लॉज 4 जोड़ा गया। इसके मुताबिक सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। कैसे प्रावधान? जैसे अगर सरकारी नौकरी में किसी वर्ग की भागीदारी कम है तो उनके लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। आपने आर्टिकल 14, 15 और 16 को समझा। आर्टिकल 15 और 16 के आधार पर ही SC और ST कैटेगरी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में रिजर्वेशन मिला है। 1951 में सिर्फ SC और ST को रिजर्वेशन दिया गया। हालांकि आगे चलकर इन आर्टिकल्स में कुछ संशोधन हुए जिसके कारण OBC कैटेगरी को भी आरक्षण मिला। ये तो हुई रिजर्वेशन की बात। अब समझते हैं इसके सबसे विवादित पहलू को, जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कई विशेषज्ञों द्वारा प्रहार माना गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसमें अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए कुछ नए आधार जोड़ने का प्रस्ताव था जो संशोधन के बाद लागू भी हुआ।
इसको सीमित करने के पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण दिए गए, जैसे अगर पब्लिक ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था को कोई खतरा हो, दूसरे देशों के साथ संबंध बिगड़ने की आशंका हो। इसके अलावा इसमें इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस को भी जोड़ा गया। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस यानी किसी अपराध के लिए लोगों को उकसाना। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को पहली बार सीमित किया जा रहा था। ओरिजिनल संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कारण थे, जैसे मानहानि। माने आप किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, किसी का भी आप अपमान नहीं कर सकते। इसके अलावा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर न्यायालय की अवमानना करना भी अमान्य नहीं था। इसमें देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली या तख्तापलट करने वाली कोई भी चीज़ शामिल थी। ये सभी रेस्ट्रिक्शंस आज भी लागू हैं। अब आपने डिटेल में जाना कि इस संशोधन में मुख्यतः कौन कौन से बदलाव किए गए, लेकिन इस संशोधन को लेकर विशेषज्ञों के अलग अलग मत हैं। किसी के लिए ये संविधान की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ है, तो किसी के लिए ये एक सही कदम है। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की और जाना कि उनका इस बारे में क्या मत है। मतलब जो ड्राफ्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, आइदर उनके तरफ से या हमारे तरफ से कुछ रह गया था जो फर्स्ट अमेंडमेंट में इनको करना था। अभी ये अमेंडमेंट में काफी चीज हुई। सबसे बड़ी चीज थी 9th शेड्यूल। जो 9th शेड्यूल होता है उसमें जो भी एक्ट्स होते हैं, पहले जब 9th शेड्यूल आया था इसमें 13 एक्ट्स थे। जो 13 एक्ट्स थे, अगर ये 9th शेड्यूल में जाए, इसका मतलब है कि कोर्ट इसको चैलेंज कर नहीं सकता। पहले बात ये आया था इन अ वे कि देखा जाए कि कोर्ट में काफी चीज हो रही है जो एंटी गवर्नमेंट हो रही है, और गवर्नमेंट को क्या करना था कि हम इसे बाईपास कैसे करें, क्योंकि हमारे प्रोविजंस काफी लंबे थे, हमें काफी चीजें करनी थी, तो हम इसे बाईपास कैसे करें। तो इसमें इन्होंने 9th शेड्यूल ऐड किया जो कोर्ट में आगे कर नहीं सकते। अभी इसमें क्या है, 9th शेड्यूल का लेके काफी गवर्नमेंट्स, कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स में ओवर 200 एक्ट्स ऐड किया है। नाउ ये काफी मिसयूज भी हुआ है और काफी सही चीज के लिए यूज भी किया है। जैसे उनको जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करना था, पर इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 19 पे रिस्ट्रिक्शंस आने वाले थे। जो एग्रेरियन लॉज थे, मेनली उनके लिए चैलेंज किया था और ये शेड्यूल में डाला पड़ा। इसमें काफी आर्टिकल्स अमेंड हुए थे, जैसे आर्टिकल 15, 19, 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में होता है, 85, 87, 174 काफी हुए थे। कोर्ट्स काफी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे, तो इनको 9th शेड्यूल में सब डालना था। और एक और चीज जो उन्होंने की थी कि गवर्नमेंट कैन कुड टेक ओवर, मतलब कोई भी कॉरपोरेट या प्रॉपर्टी को पब्लिक इंटरेस्ट में ले सकते थे। ये एक आर्टिकल 31A उन्होंने इंसर्ट किया था। उसमें उन्होंने किया था कि अगर देश के लिए कुछ बचाने के लिए कोई संकट हो, कोई इमरजेंसी हो जिसमें उनको करना पड़े, उन्होंने ये आर्टिकल 31A रखा था। ओवरऑल ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव था आर्टिकल का। और फर्स्ट अमेंडमेंट मेनली हैज बीन कम दो रीजंस की वजह से। एक तो उनको कोर्ट बाईपास करना था, और सेकंड अगर देखा जाए कि अगर आप संविधान को इंट्रोड्यूस करें देश में, अगर 6 और 7 महीने में आप पहला अमेंडमेंट लाए, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ देखा होगा जो उनके तरफ से जा नहीं रहा, सीधी बात। तो इस वजह से उन्होंने ये अमेंडमेंट लाया था, और इसमें काफी चीजें हुई। और आज तक जो भी कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आए, ये 9th शेड्यूल को काफी यूज से ज्यादा मिसयूज की है। तो इसी वजह चीजें उससे आगे बढ़ी है। पर ऐसे देखा जाए तो जैसे केशव नंद भारती केस में 1973 का जो लैंडमार्क केस था, बेसिक स्ट्रक्चर केस, उसमें काफी कहा है कि द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टच्ड एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव देम नो मैटर व्हाट। तो ऐसी चीजों ने काफी गंभीरता से रखा है। बट ओवरऑल गवर्नमेंट के काफी, ऑफ कोर्स दे वांटेड टू पुट, उनके रिफॉर्म्स आगे रखने थे, बट ओवर एंड अबव ऑल्सो उनके मोटिव शायद ठीक नहीं हो कि कोर्ट को बाईपास करके हम 9th शेड्यूल में रखते। संविधान को समझने के बाद अब बात करते हैं उस वक्त संसद में हुई डिबेट पर। जानते हैं कि संसद में उस वक्त के नेताओं ने इसको लेकर क्या कहा। प्रस्ताव आने और पास होने के बीच गंभीर बहस हुई थी। त्रिपुर दमन सिंह ने इस पर एक विस्तार से किताब लिखी है। किताब का नाम है वो 16 दिन, नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन। इसके मुताबिक विषय पर चर्चा करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में नेहरू को बेहद तीखे अंदाज में कहा, आप इस संविधान के साथ रद्दी के कागज जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तथाकथित आपातकाल के वक्त आप एक कानून पारित करके कह सकते हैं कि संविधान बनाने, उसकी व्याख्या करने और उस पर काम करने की पूरी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में होगी, और इसमें वो लोग उनकी मदद करेंगे जिनसे खुद नेहरू सलाह लेना चाहें।
बस ये सीधा साधा संशोधन विधेयक पारित कर दीजिए। अपने दिलचस्प और जोशीले भाषण के आखिर में मुखर्जी ने अपने साथी सांसदों को पुकारा कि वो संविधान की रक्षा के लिए खड़े होकर आज़ाद भारत के लोगों की आज़ादी में इस घुसपैठ का विरोध करें। और इतिहास में लिखी जाने वाली दुखांतिका ये होगी कि जिस वक्त आज़ादी छीनी जा रही थी और जिन लोगों के हाथों में ये थी, वो वक्त रहते उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाने में नाकाम रहे। त्रिपुर दमन सिंह लिखते हैं कि यह भारतीय इतिहास का बहुत नाटकीय काल था, जिसमें नेहरू और कांग्रेस पार्टी के लोग मौलिक अधिकारों में कटौती करने पर आमादा थे और मुखर्जी और आरएसएस के लोग व्यक्ति की आज़ादी और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसा किताब में लिखा गया है। मुखर्जी के साथ इसमें एक नाम और शामिल था, वो था M.R. जयकर का, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। एक दफा तो सरदार पटेल ने नेहरू को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ देशद्रोह का अभियोग लगाने से रोका था। किताब में इस संशोधन की बात कैसे शुरू हुई, इसका भी जिक्र है। इसके मुताबिक नेहरू ने अंबेडकर को खत लिखकर संविधान में संशोधन की इच्छा जाहिर की थी। 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बीमारी की वजह से उस वक्त सरदार पटेल बिस्तर पर थे, काफी कमजोर हो गए थे और अब पूरी बागडोर नेहरू के हाथ में थी। मंत्रिमंडल ने कानून मंत्रालय को निर्देश दिया कि भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण, प्रेस रेगुलेशंस, भड़काऊ भाषण और देशद्रोह के मुद्दों को परख कर संविधान का मसौदा तैयार करें। बैठक में मौजूद मौलाना आज़ाद, C. राजगोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर और जगजीवन राम समेत बाकी लोग इससे सहमत थे। पटेल की सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। त्रिपुर दमन सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि नेहरू की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसी सरकार में ऐसा कोई नहीं था जो संविधान के इन बदलावों पर सवाल खड़ा कर सके। अक्सर कहा जाता है कि भारत हमेशा सत्तावाद से आंख मिचौली खेलता रहा है। सत्तावाद यानी ये विचार कि किसी सत्ताधारी की सभी बातें मान लेनी चाहिए। त्रिपुर दमन किताब खत्म करते करते लिखते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। इससे पहले भारत ने भी उदारवाद के दिन देखे थे। उस समय मुखर्जी ने नेहरू को मूल संविधान पर टिके रहने के लिए आगाह करते हुए कहा था कि वो ऐसे कानूनी औजार बना रहे थे जिसे उनके विरोधी एक दिन उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और उनका या उनके जैसे विचार वालों का शासन हमेशा कायम नहीं रहेगा। ये चेतावनी हर सरकार और हर नागरिक को याद रखनी चाहिए। इन संशोधनों से नाराज एक युवा वकील राजेंद्र सच्चर, जो कि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक गुस्से भरा खत लिखा था। इस खत में उन्होंने लिखा था, सरकार की खरी आलोचना को दबाने वाला कदम बताया था। जोरदार बहस में नेहरू ने मुखर्जी पर झूठा होने का आरोप लगाया था, जबकि मुखर्जी ने नेहरू को तानाशाह बताया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और H.V. कामत ने अध्यक्ष G.V. मावलंकर और कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर से तीखी बहस की। इसके लागू होने के बाद तमाम असहमतियां सामने आई। कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर ने तो राजगोपालाचारी जितना इंतजार भी नहीं किया था। संशोधन के कुछ महीनों के भीतर ही हिंदू कोड बिल पर नेहरू को झुकाने में नाकाम रहने, कांग्रेस के रूढ़िवादी खेमे का अड़ियल रुख झेलने और सरकार के भीतर खुद को अलग थलग और अकेले पा रहे अम्बेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। उन्होंने ही आर्टिकल 31 में व्यापक बदलावों तथा संपत्ति के अधिकार में कटौती का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें उन्हें न्यायिक समीक्षा से आज़ाद रखना भी शामिल था। उन्होंने इसे पारित कराने में भी सहायता की थी, लेकिन अब खुद अम्बेडकर ही उत्तर प्रदेश और बिहार के जमींदारों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उन्हीं जमींदारी हटाने के कानूनों के खिलाफ दलील देने के लिए खड़े हुए, जिन्हें उन्होंने संविधान के विरुद्ध जाकर सुरक्षित बनाने में मदद की थी। वहां उन्होंने संविधान की भावना का हवाला देते हुए कहा कि संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता, न्याय और समानता स्थापित करना है तथा स्वतंत्र देश की असीमित शक्तियों वाली सरकार को उचित मुआवजा और सार्वजनिक उद्देश्य के अभाव में निजी जायदाद का अधिग्रहण करने से रोकने पर मजबूर किया जाना चाहिए। त्रिपुर दमन ने किताब में दर्ज किया है कि यह भी बहुत देर से उठाया गया बहुत छोटा कदम था। भारत के जाने माने कानूनी इतिहासकार प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने इसे दूसरा संविधान या नेहरू का संविधान तक बताया। त्रिपुर दमन लिखते हैं कि अब अक्सर ये बात सुनाई देती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और असहमति के अधिकार को खतरा है और सरकार की आलोचना और विपक्ष की आवाज़ों को खामोश कराया जा रहा है तथा गणराज्य की संवैधानिक नींव खोखली की जा रही है। बहरहाल इस शोर शराबे और कटु आरोप प्रत्यारोप के बीच ये भुला दिया गया है कि ये सभी प्रश्न भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के एक इकलौते लम्हे से जुड़े हुए हैं, यानी भारतीय संविधान के पहले संशोधन से, जब देश और नागरिकों के राजनीतिक और संवैधानिक संबंध को नया रूप दिया गया था और नागरिक स्वतंत्रताओं में घुसपैठ के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। असहमति व्यक्त करने वाली आवाज़ों पर रोक लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार को संविधान और कानून द्वारा दी गई ये क्षमता रातों रात पैदा नहीं हुई थी। यह वास्तव में एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें साल 1951 में हैं,
जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किए जाने और जून 1951 में उसमें पहले संशोधन के बीच में 16 महीने भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वक्फों में से एक हैं, जिसने राज्य और समाज के बीच संबंध और राज्य के अलग अलग अंगों को देश के समूचे सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक ताने बाने, बुनियादी सामाजिक चीजों के बीच सत्ता के संतुलन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। आज हमने आसान भाषा में समझा देश के पहले संविधान संशोधन को। कल किसी और मुद्दे पर आसान भाषा में चर्चा होगी। जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ।